जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है इसका उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दक्षिणी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में, उसके कमांडर इन चीफ हैं वर्तमान में अनिल कुमार चावल जी। तो इन्हीं के द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी जो कि केरल के एजीमाला में है, यहाँ पर 3 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, उनमें से 100 गीगावाट है सौर ऊर्जा के माध्यम से। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में स्थित जो नौसेना स्टेशन है करंज में, यहाँ पर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं करमबीर सिंह और प्रत्येक वर्ष नेवी डे होता है, यानी कि नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 100 इलेक्ट्रिक मोटर व्हील का वितरण किया? तो ये वितरण इन्होंने किया है गुजरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल केबीआईसी के द्वारा हमारे देश के जो कुम्हार हैं उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए और उनके द्वारा जो भी मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं उनका उत्पादन वे और बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में 100 ऐसे कुम्हारों को इलेक्ट्रिक मोटर व्हील का वितरण किया गया है, जिससे ये मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं या सामान होते हैं उनका निर्माण आसानी के साथ में कर सकें। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी इन सारे लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे इन सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका मुख्यालय आपको मिल जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड न्यूज़ में क्यों है? तो यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा विज्ञान आधारित उत्सर्जन कम करने का जो लक्ष्य है, यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को इन्होंने हस्ताक्षरित कर लिया है। और इसे हस्ताक्षरित करने का तात्पर्य है कि जो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य हासिल करेंगे। और इस प्रकार से ये भारत का पहला और दुनिया का 7वां पोर्ट बन गया है जिसने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को हस्ताक्षरित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका मुख्यालय आपको गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगा। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के लिए कोविड-19 लॉ लैब पहल की शुरुआत की गई? तो ये जो कोविड-19 कानूनी प्रयोगशाला पहल है, इसकी शुरुआत की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स के साथ में मिलकर के इस पहल की शुरुआत की है। अब ये है क्या, यानी कि कोविड-19 लॉ लैब है क्या? तो इसमें WHO के जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 190 से ज़्यादा है। तो उन सभी देशों से कोविड-19 के संबंध में डाटा को एकत्रित किया गया है और इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ में साझा भी किया जाएगा। और इस कोविड-19 लॉ लैब जो इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से देशों में किस प्रकार से महामारी को प्रबंधित किया जाए और इसे मजबूत करने के लिए कानूनी ढांचा को स्थापित किया जाएगा और इसे लागू करने में सहायता भी की जाएगी कोविड-19 लॉ लैब के द्वारा। WHO की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी होता है। और मुख्यालय इसका है जिनीवा में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रस अधनॉम, जो कि हैं इथियोपिया के। 26 जुलाई 2020 को
किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है मालदीव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जिस प्रकार से हमारा देश भारत अंग्रेजों के अधीन रहा था और हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी प्रकार से मालदीव भी रहा था अंग्रेजों के ही अधीन और इसे स्वतंत्रता मिली थी 1965 में। तो इस प्रकार से इसकी आज़ादी के यहाँ पर 55 साल पूरे हुए और इस अवसर पर हमारे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा मालदीव को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी गई। मालदीव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको माले में मिलेगी और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालिह। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए किसने रीस्टार्ट इंडिया मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे एमएसएमई मामलों के मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीस्टार्ट इंडिया मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है क्या। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप किया गया है मुथूट फिनकॉर्प्स और आईएनके टॉक के द्वारा और इसके अंतर्गत जो भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम बंद हो गए हैं उनको शुरू करने में पुनः मदद की जाएगी। और इस पहल के अंतर्गत यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत इन सभी एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को सरकार के द्वारा उनके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या उनके लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस समय मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर की जो आपकी वीडियो हो वह ज़्यादा बड़ी ना होने पाए और आपको मैं यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि परीक्षा अभी मेरे हिसाब से लगभग 4 से 5 महीने के बाद ही होगी और हो सकता है कि 2020 में अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देखने को ना मिले। तो इसीलिए करंट अफेयर को आप थोड़ा सा कम टाइम दें और जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन है चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, इन सभी के ऊपर आप अभी ज़्यादा टाइम दें और इनको और बेहतर बनाएं। क्योंकि करंट अफेयर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पीछे का जो करंट अफेयर है उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वैसे ही बेकार हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी ऑफलाइन एग्जाम में 1-1.5 साल से ज़्यादा और ऑनलाइन में 6 महीने से ज़्यादा का करंट नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि करंट अफेयर को आप जितना टाइम देते हैं उससे थोड़ा कम टाइम दें और जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन है उनके ऊपर आप अपनी पकड़ को और बेहतर बनाएं। तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस है और इस एडवाइस पे आप काम जरूर कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विक्ट्री डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है कि जैसे आज़ाद हुआ तुरंत उसने भारत के ऊपर हमला कर दिया जम्मू कश्मीर को लेने के लिए। तो 1947 और 48 में पहला वार हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हार मिली। उसके बाद में बीता यहाँ पर 17-18 साल, 1965 में इन्होंने फिर हमला कर दिया, फिर इनको हार मिली। उसके 6 सालों बाद ये बांग्लादेश को लेकर के यानी कि जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था उसको लेकर के हमला किए, फिर इनको हार मिली और चौथी बार 1999 में एक बार फिर से इन्होंने जम्मू कश्मीर के कारगिल रीजन में हमला कर दिया था और यहाँ पर इनको फिर हार मिली थी। तो इनके पास खाने के लिए रोटी तो नहीं होती है लेकिन ये युद्ध बराबर इंडिया से करते आए हैं समय समय पर। तो ये चौथा युद्ध था और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को हार मिली थी और इस युद्ध में जो लगभग 3 महीने चला था भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के अंतर्गत जीता गया था और ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। तो इसीलिए 26 जुलाई 1999 को भारत इस युद्ध में जीत हासिल किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया गया था। ब्रिक्स CCI द्वारा किसे मानद सलाहकार यानी कि हॉनरी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है साहिल सेठ की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। CCI का मतलब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके लिए इन्हें 2020 से 2030 तक के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
ब्रिक्स सीसीआई की बात करते हैं तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी ब्रिक्स ही है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी। और ब्रिक्स देशों का जो 2020 का सम्मेलन है वह रसिया में आयोजित किया जाना है, सेंट पीटर्सबर्ग में, और संभवतः यह भी वर्चुअली ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण का जो औसत समय है ये कितने दिन का निर्धारित किया गया? तो पहले अगर घर बनाया जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो इसके लिए औसत समय था 314 दिनों का, और अब इसमें 200 दिनों की कटौती की गई है और ये आपका आ गया है 114 दिनों पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 314 दिनों से घटा करके 114 दिन इसे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 नवंबर 2016 को इसे लॉन्च किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे। और इसी क्रम में इस योजना के अंतर्गत 1,82,00,000 आवास का लक्ष्य रखा गया है और 70 लाख से ज़्यादा आवास का निर्माण अभी तक हो चुका है। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो जाहिर सी बात है अतिरिक्त प्रभार मिला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, तो इनका निधन हो गया और उसके बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद खाली था। तो अब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। भारत सरकार ने 2030 तक बिजली का उत्पादन का कितना प्रतिशत स्वच्छ स्रोतों से करने की घोषणा की है? अभी जब मैंने आपको कुडमकुलम काकरापार परमाणु स्टेशन के बारे में बताया था, यानी कि जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो बिजली है उनमें से 60% बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। और अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के आधार पर बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में हमारे देश में बिजली उत्पादित की जाती है। तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हम लोग 2030 तक हमारे देश में जो भी बिजली उत्पादित की जाएगी उसका 60% हम स्वच्छ स्रोतों से करेंगे, यानी कि जो हमारी अक्षय ऊर्जा है उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे। भारत सरकार ने ये भी टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारे यहाँ पर अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता होगी वह 510 गीगावाट होगी। जैसे 175 गीगावाट इन्होंने टारगेट रखा है कब के लिए? 2022 के लिए। उसी प्रकार से 2030 तक का जो टारगेट है वो है 510 गीगावाट। और इसके बारे में घोषणा हमारे पावर नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा की गई है। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी के द्वारा रिन्यूएबल पावर पाथवेज मॉडलिंग दी इंटीग्रेशन ऑफ विंड एंड सोलर इन इंडिया बाय 2030 नामक रिपोर्ट भी जारी की गई। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि 2030 तक 510 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 60% 2030 तक हम लोग अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनसे बिजली को उत्पादित करेंगे। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस वर्ष तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो कि असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो अब जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा उसका आयोजन 2021 में हरियाणा में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा अगस्त माह में, जुलाई अगस्त में, उसके बाद संभवतः इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा हमने आपको बता ही दिया कि ये हुआ था गुवाहाटी में। तो ये हमारा रहा करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा। किस राज्य द्वारा सीएम घर घर राशन योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। एनासिस-2 किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है? तो ये सैन्य उपग्रह है दक्षिण कोरिया का। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमारी भारत सरकार है या राज्यों की सरकार है वे नौकरी के बिल्कुल खिलाफ हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर युवाओं को नौकरी मिल जाएगी तो फिर ये हिंदू मुस्लिम या जो अन्य राम मंदिर या इस प्रकार के अन्य मुद्दे हैं इसके लिए दौड़ कौन लगाएगा। तो प्रवासी रोजगार मित्र नाम का जो ऐप है ये लॉन्च किया है सोनू सूद जो कि एक एक्टर हैं। नई दिल्ली में किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, तो ये शुरू किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। पासक्स सैन्य अभ्यास किन देशों की नौसेना के बीच आयोजित होगा या किया गया। किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई। द एंड गेम ये एक नॉवेल है जो कि अभी प्रकाशित हुआ है, इसके लेखक कौन है। और किस आईआईटी के द्वारा मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत।